हेलो बच्चों। कल हमने एक नई यूनिट स्टार्ट की थी और नई यूनिट में हम पढ़ रहे थे डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों में हम डी ब्लॉक के तत्वों का संक्षिप्त परिचय, जैसे डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, उनकी आवर्त सारणी में क्या स्थिति है और इसमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं, ये पढ़ चुके थे। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न पे चर्चा करना चाहूँगा और प्रश्न इस प्रकार है कि 12वें वर्ग में उपस्थित जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर आप सिंपली दे सकते हो बच्चों कि जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है, इनकी ग्राउंड स्टेट यानी कि आद्य स्थिति और ऑक्सीकृत अवस्था दोनों में ही इनके डी उपकोष पूर्ण भरे होते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 to 10 और ns 1 to 2 होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की 3D सीरीज़ में, सबसे पहले इसमें आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम का होता है 3d1 4s2, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 3d2, फिर 3d3। लेकिन क्रोमियम यहाँ पे एक्सेप्शनल केस आ जाता है। क्लास 11 में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्रोमियम एक्सेप्शनल केस में आता है कि जिसमें 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है और 4s1। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि जो अर्धभरित उपकोष होते हैं और पूर्ण भरित उपकोष होते हैं वो स्थायी होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, जिस कारण से क्रोमियम का एक इलेक्ट्रॉन एस उपकोष से जंप करके डी उपकोष में आ जाता है, जिस कारण 4s में कितने हो जाते हैं? 1 हो जाते हैं और डी में कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंगनीज की बात की जाए, मैंगनीज अपने क्रम में आएगा 3d5 एंड 4s2। इसके बाद आयरन आएगा, आयरन 3d6 4s2। कोबाल्ट भी अपने ही क्रम में आएगा 3d7 4s2। निकिल भी अपने ही क्रम में आएगा 3d8 4s2। लेकिन यहाँ पे कॉपर में भी सेम केस आता है। इसका भी सेम कारण है, क्योंकि जिंक जो होता है या 3d10 कॉन्फ़िगरेशन जो है, विन्यास जो है, स्थायी विन्यास होता है, जिस कारण से कॉपर भी सेम कंडीशन में 4s उपकोष से इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है 3d में, जिससे 4s में 1 रह जाता है और 3d में 10 हो जाते हैं। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट का जो विन्यास होता है वो 3d10 4s1 हो जाता है और जिंक अपनी नॉर्मल स्टेट में ही रहता है 3d10 एंड 4s2। तो टोटल कुल मिला के पहली संक्रमण श्रेणी जो है, इसमें कुल कितने अपवाद हो गए? 2 अपवाद हो गए। और वो अपवाद कौन कौन से हैं? पहला है क्रोमियम और दूसरा है कॉपर। इसमें 4s में 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि क्रोमियम में 3d में 5 होते हैं और कॉपर में 3d में होते हैं 10। इसका मतलब 3d4 कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है और इसी प्रकार से 3d9 वाला भी कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ये था इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D सीरीज़ के तत्वों का। इसके बाद बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स? तो डी ब्लॉक के तत्वों की बात की जाए तो ये धात्विक प्रकृति के होते हैं और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में लंबवत समानता न होकर क्षैतिज समानता होती है। अब इसका क्या मतलब हो गया? देखो कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो क्षैतिज में, जैसे अभी तक हम और ग्रुप पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें अप टू डाउन की हम बात करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? क्षैतिज होता है, क्षैतिज समानता होती है। इसके बाद
बात करते हैं तीसरा पॉइंट का, तो डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करने का कारण यह है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये रिएक्टिंग स्पीसीज को, अभिकारकों को सतह प्रदान करते हैं, और जिसके कारण जो अभिकारक होते हैं इनकी सतह पर अभिक्रिया कर उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसके लिए रिक्त डी कक्षकों का उपस्थित होना जरूरी है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। तो संकुल यौगिक ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक तो इन पे उच्च आवेश होता है, छोटा परमाणु आकार होता है, और लिगेंड आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है जो धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान देकर यौगिक का निर्माण करती हैं, तो उनको संकुल यौगिक बोला जाता है, जटिल यौगिक बोला जाता है, जो जल में भी अपने स्थायित्व को बनाए रखते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यह अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। अंतराकाशी यौगिक हम उनको कहते हैं कि जिसमें धातु क्रिस्टल के अंदर छोटे छोटे परमाणु ट्रैप होते हैं। डी ब्लॉक की धातुएं रंगीन यौगिक बनाती हैं। रंगीन यौगिक बनाने का कारण सिंपल है, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनसे मिश्र धातुओं का निर्माण होता है। मिश्र धातुओं का निर्माण क्यों होगा भाई? मिश्र धातुओं का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि लगभग सब आइडेंटिकल समान साइज़ के होते हैं, और समान साइज़ का होने के कारण ये एक दूसरे में ईजिली क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिस कारण ये मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। इनमें अनुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। इसका भी वही कारण है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं जिनमें वो सभी के सभी अनुचुंबकत्व को प्रदर्शित करेंगे। यह धातुएं एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का कारण है कि जो NS इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो N-1D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी ऊर्जा के बीच में थोड़ा बहुत अंतर होता है, जिस कारण से वो अलग अलग यौगिकों में इन परमाणु कक्षकों को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। अगला, अब चूंकि धातुएं हैं तो धातुओं में आघातवर्ध्यता और तन्यता का गुण होगा ही, साथ कठोर भी होंगी। ठीक है, आघातवर्ध्यता आप जानते हो कि धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में बदला जाता है, और तन्यता जब धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचा जाता है तो उसको तन्यता का गुण कहते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। चूँकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण जो धातु होते हैं, धातु आयन होते हैं, वो क्रिस्टल जालक में एक दूसरे के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं, और अधिक आकर्षण के फलस्वरूप उनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। तो ये वाला पॉइंट है आपका। तो यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा।